Hey guys, Namaskar. I hope you are well during this Corona epidemic season. I am Vikrant Kumar and now, without taking time, we start this lesson of history named 1793 और 94। इस ईयर को फ्रांस में रीजन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। इस बीच जैकोबिन्स ने रोबेस्पियरे के अंडर पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड रिप्रेशन का प्रैक्टिस किया। जो भी रिपब्लिक के इनेमीज के रूप में सस्पेक्टेड थे उसे रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल द्वारा अरेस्ट कर कैद कर लिया गया। इस रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल में एक्स नोबल्स, क्लर्जीमैन, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स और जैकोबिन्स रूल को क्रिटिसाइज करने वाले लोग थे। कोर्ट ने इस इनेमीज को गिल्टी पाया जिससे उसे दोषी ठहराया गया। इसके बाद रोबेस्पियरे के गवर्नमेंट ने वेजेज और प्राइसेस पर मैक्सिमम सीलिंग यानी अधिकतम सीमा लगा दी। उस समय मीट और ब्रेड का राशन किया जाता था। पीजेंट्स को गवर्नमेंट द्वारा फिक्स किए गए प्राइस पर अपना अनाज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। इतना ही नहीं, सभी सिटीजन्स के लिए यह आवश्यक था कि वे डी डाइलाइट खाएं जिसे इक्वलिटी ब्रेड कहा जाता था। एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर का उपयोग छोड़ दें। एक और ख़ास घटना यह हुआ कि सभी फ्रेंच मैन और वोमेन को सिटोयन और सिटोयने कहा जाने लगा, ना कि मॉन्सियर और मैडम। चर्च को बंद कर दिया गया और उस बिल्डिंग्स को बैरक या ऑफिसेस में बदल दिया गया। जुलाई 1794 रोबेस्पियर को अरेस्ट कर लिया गया और अगले दिन उसका खेल ख़त्म कर दिया गया, यानी उसकी हत्या कर दी गई। इस टॉपिक में इतना ही। अब बात करेंगे अगले टॉपिक का जिसका नाम है रोबेस्पियर का खेल खत्म होने के बाद, यानी कि जैकोबिन्स गवर्नमेंट के डाउनफॉल होते ही मिडिल क्लास को पावर सीज करने का अधिकार मिल गया। इसके पश्चात एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें सोसाइटी के जो नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन थे उसे वोटिंग राइट से मना कर दिया। यानी हम कह सकते हैं जो गैर उचित वर्ग के लोग थे उसे वोटिंग राइट देने से डिनाई कर दिया गया। जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन था उसे 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को प्रदान किया गया, प्रोवाइड किया गया, और इन काउंसिल्स ने 5 मेंबर्स वाली एक एग्जीक्यूटिव नियुक्त किया जिसे डायरेक्टरी कहा जाता है। इस डायरेक्टरी का फॉर्मेशन कंसंट्रेशन ऑफ पावर से बचने के लिए किया गया था। इसके बाद डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के बीच डिफरेंसेस आने शुरू हुए, मतभेद आने शुरू हुए, जिसने मिलिट्री डायरेक्टर नेपोलियन बोनापार्ट के राइज होने के, उदय होने के मार्ग को प्रशस्त किया। कुल मिलाकर यही था इस टॉपिक में। अब बात करते हैं अगले टॉपिक का जो है पूरे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में वोमेन का क्या रोल रहा, उन्हें किस अधिकार के लिए लड़ना पड़ा, कौन सा अधिकार मिला। ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर हमें इस टॉपिक में मिलेगा। वोमेन को अपने जीवन यापन के लिए काम करना पड़ता था और अपने फैमिली का भी केयर करना पड़ता था। उसे मेन की तुलना में लो वेजेस दिया जाता था। इसके बाद महिलाओं ने द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वोमेन जैसे पॉलिटिकल क्लब बनाने शुरू किए और अपने न्यूज़पेपर्स भी शुरू किए, जिसके माध्यम से इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की मांग उन्होंने शुरू किए। इसके बाद रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने स्टेट स्कूल्स को इंट्रोड्यूस किया। सभी गर्ल्स के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया मैरिज के लिए किसी को भी फोर्स नहीं किया जाए और डाइवोर्स को लीगल बना दिया गया। हालांकि रीजन ऑफ टेरर के दौरान वोमेन्स क्लब को बंद कराने और उनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं करने के लिए कानून जारी किए गए थे। 1946 यह वही वर्ष था जब फ्रांस में महिलाओं ने राइट टू वोट के अधिकार को जीता था। इस प्रकार हमारा यह टॉपिक समाप्त होता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक का जो है यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच एक ट्रेंगुलर स्लेव ट्रेडिंग हुआ था। स्लेव्स को अफ्रीका के लोकल चिफ्टेंस द्वारा लाया जाता था और उसे कैरेबियन में प्लांटेशन ओनर्स को बेच दिया जाता था। 1794 में सभी स्लेव्स को जो फ्रेंच ओवरसीज पोजेशंस में था को मुक्त कराने के लिए कानून बनाया यानी लेजिस्लेट किया। हालांकि नेपोलियन ने कुछ सालों बाद
स्लेव ट्रेडिंग को फिर शुरू कर दिया। 1848 इस वर्ष स्लेवरी को फ्रेंच कॉलोनी से एबोलिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर, जो हम लोगों का सेकेंड लास्ट टॉपिक है, जो है फ्रांस में सेंसरशिप को समाप्त कर दिया गया, अर्थात बुक्स, न्यूज़पेपर्स और प्ले सेंसर्स ऑफ किंग के अप्रूवल के बिना ही पढ़े जा सकते थे और परफॉर्म किए जा सकते थे। राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन की घोषणा ने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक नेचुरल राइट्स घोषित किया। इस दो इंसिडेंट्स के बाद न्यूज़पेपर्स, पंपलेट्स, बुक्स और प्रिंटेड पिक्चर्स ने फ्रेंच टाउन और वहाँ के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ ला दी। Now, let's talk about Napoleon Bonaparte in the next topic, which is our last topic also, that is 1804. This is the year in which Napoleon Bonaparte crowned himself Emperor of France. नेपोलियन ने खुद को यूरोप का मॉन्सियर के रूप में देखा। उन्होंने कुछ लॉज जैसे द प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, जो डेसिमल सिस्टम द्वारा प्रोवाइडेड था, की शुरुआत की। नेपोलियनिक आर्मी यानी नेपोलियन के आर्मी को शुरुआत में एक लिबरेटिंग फोर्स के रूप में देखा गया, लेकिन जल्द ही उसे इन्वेडिंग फोर्स यानी हमलावर फोर्स के रूप में देखा जाने लगा। 1815 में नेपोलियन ने एक बैटल लड़ी थी, बैटल ऑफ वाटरलू, जिसमें उसकी हार हो गई। द फ्रेंच आइडियाज ऑफ लिबरेटिंग एंड डेमोक्रेटिक राइट्स यूरोप के बाकी हिस्से में फैल गई, जिसने बहुत सारे इंडिविजुअल्स और सोसाइटी को इंस्पायर किया। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। तो इसका सफ़र यहीं तक था। अब अगले वीडियो में अगले चैप्टर की नई शुरुआत करेंगे एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए कीप सेफ, कीप हेल्दी एंड कीप सोशल डिस्टेंसिंग। बाय बाय।